जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 15 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड डायबिटीज डे की। तो आपको याद रखना है यह दिवस हमारा मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब दिवस ये है तो मनाया क्यों जाता है? तो डायबिटीज नाम की जो हमारी डिसीज होती है उसी के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता के लिए, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा 1991 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इस बार की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज, ये इस बार की थीम है। और आपको ध्यान रखना है कि डायबिटीज नाम की जो हमारी डिसीज है यह एक जेनेटिक डिसीज होती है, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है तो इसकी प्रबल संभावना है कि भविष्य में आप भी डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व डायबिटीज दिवस। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे केवी गुरुजी और वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य में QRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और कभी भी अगर आपके एग्जाम में मिसाइल के टेस्टिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 90% उसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। तो इसका भी परीक्षण जो है वह उड़ीसा में किया गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में। अब QRSAM मिसाइल सिस्टम के बारे में भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि यह हमारी एक ऐसी मिसाइल है जिससे हम लोग सतह के ऊपर से किसी भी आसमान में स्थित टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अभी जब इसका परीक्षण किया गया तो उस दौरान इसके द्वारा एक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। इसका मतलब यह है कि एक प्रकार का हमारा ड्रोन था जो कि हवा में उड़ रहा था और इसी ड्रोन को हिट करके QRSAM मिसाइल सिस्टम का यहां पर परीक्षण किया गया है। इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि DRDO के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण किया गया है। दो अन्य जरूरी चीजें भी आप याद रखेंगे कि जो हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में, और जो हमारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में किस महापुरुष के प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जो प्रतिमा है वह है स्वामी विवेकानंद जी की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपने पिछले साल सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा थी और इस प्रतिमा के ऊपर जो चादर लगाई गई थी उसके आसपास और चादर के ऊपर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कुछ हमारे भाषा प्रयोग की गई थी, यानी कि इसके ऊपर कुछ लिख दिया गया था जो कि हमारे अवांछनीय शब्द थे। तो अब उसी विवाद को सुलझाया गया है और पीएम के द्वारा यहां पर जो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा थी उसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन व G77 समूह के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भारत से कौन शामिल हुआ? तो यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं यानी कि TS तिरुमूर्ति जी, ये अभी शामिल हुए थे G7 समूह के विदेश मंत्रियों और चीन के बीच में जो वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि TS तिरुमूर्ति जी जो कि हमारे संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि हैं वे इसमें शामिल हुए थे और इन्होंने इसमें अपना संबोधन भी दिया था। बाकी बात करते हैं ग्रुप ऑफ 77 की, यानी कि G77 की। तो यह विश्व के 134 विकासशील देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी।
मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। और 2020 के लिए इसका अध्यक्ष देश है गयाना। तो अध्यक्ष देश का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, और भारत भी इन 134 देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की हमारे कपड़ा मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो भारतीय हस्तकला है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यानी कि जो भी हमारे भारत के लोग हैं वह दिवाली के अवसर पर जो भी हमारे यहाँ के हस्तकला उत्पाद हैं उन्हीं को परचेज करें, उसी को लोगों को गिफ्ट दें, और इसी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी, जो कि हमारे यहाँ के महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं, उन्हीं के पास में कपड़ा मंत्रालय का भी प्रभार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, IRCTC के द्वारा दिसंबर 2020 में हैदराबाद और किस शहर के बीच भारत दर्शन यात्रा ट्रेन सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो ये आपकी ट्रेन सेवा होगी हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 12 से लेकर के 18 दिसंबर तक हैदराबाद से सिकंदराबाद के बीच में इसका संचालन किया जाएगा। और इसकी थीम क्या होगी? तो थीम इसकी होगी सो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि जो भी हमारे भारतीय हैं उनको आप भारत को दिखाइए। तो यहाँ पर यह एक विशेष प्रकार की प्रीमियम ट्रेन होगी, जहाँ पर स्लीपर कोच में किराया होगा 7140 रुपये, और TA3 जो AC के कोच होंगे उनमें आपको 8610 रुपये किराए के रूप में देने होंगे। तो किराया और आपको नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रेन है वह हैदराबाद से सिकंदराबाद के बीच में चलेगी, और इसकी थीम है सो इंडिया टू इंडियंस। और IRCTC की बात करते हैं तो ये हमारे भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। किसकी? भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है IRCTC। तो चलिए आप नीचे बताएंगे कि IRCTC का पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है, 17वें आसियान भारत सम्मेलन के दौरान कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में भारत ने कितने डॉलर के सहयोग की घोषणा की है? तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर $1 मिलियन के सहयोग राशि की घोषणा की गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल भी मामला यह हुआ कि जो हमारे भारत और आसियान के बीच में वार्षिक सम्मेलन होता है उसके 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, और इसमें हमारे देश के जो PM हैं नरेंद्र मोदी जी वह यहाँ पर शामिल हुए थे। और ये जो सम्मेलन है वह वियतनाम के PM न्गुयेन जुआन फुक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत ने यहाँ पर $1 मिलियन के कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में मदद के बारे में घोषणा की है। आसियान समूह की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और इसका अध्यक्ष देश है 2020 के लिए वियतनाम। तो अध्यक्ष देश का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्यों में फलों और सब्जियों के एयर परिवहन के लिए कितने प्रतिशत अनुदान की घोषणा की है? तो यहां पर घोषणा की गई है 50% अनुदान की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा सा मामला है क्या, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं उत्तरी पूर्वी राज्यों की तो इसमें आपका सिक्किम आ जाता है, उसके बाद में असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और आपका है मेघालय। तो ये हमारे 8 राज्य हो गए उत्तर पूर्वी राज्य। इसके अलावा अगर हम लोग हिमालयन राज्य की बात करते हैं तो इसमें आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हो गया लद्दाख। तो अगर मान लीजिए कि इन सभी राज्यों में फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और उन फल और सब्जियों को हमारे देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात होगी कि अगर इसको अन्य राज्यों में एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जाएगा तो उसका कुछ खर्चा आएगा। तो केंद्र सरकार ने यह कहा है कि यहाँ पर जो भी खर्चा होगा उसमें 50% का योगदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया है। इससे पहले ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत जो हमारे देश में किसान रेल चल रही है उनमें भी केंद्र सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई थी।
तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने मिशन रोजगार नामक अभियान की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी ये कहा है कि मार्च 2021 तक, यानी कि अगले 4 महीनों में हम अपने राज्य में सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में 50 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक ऐप और पोर्टल का ऑलरेडी निर्माण किया जा रहा है, और अगले 15 दिनों में इसके संबंध में जो भी अपडेट होंगे वह सभी आपको इस पोर्टल के ऊपर मिलेंगे। तो जो भी हमारे इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ये खबर है, और आगे देखते हैं कि इसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है। बाकी दीपावली का अवसर था, तो दीपावली के अवसर पर अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, और पिछले साल लगभग 4 लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, और इस बार 5,84,000 दिए यहाँ पर जलाए गए। तो इस प्रकार से इतने दियों को जला करके उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इन्होंने अभी मिशन शक्ति नामक अभियान की भी शुरुआत की घोषणा की थी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ में मिलेगी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में यहाँ की 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 31 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा प्रयागराज में, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं गोविंद माथुर। राष्ट्रीय पार्क एक ही है जिसका नाम है दुधवा। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 3 आपको मिल जाएंगे, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा है। रामसर स्थल हमारे पूरे देश में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, समसपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, ऊपरी गंगा नदी, सरसई नवर झील और है सैंडी। एकमात्र एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर है जिसका नाम ही है उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इनके द्वारा बाराबंकी जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। गोरखपुर जिले में जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। नोएडा में पूरे देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की गई है। छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कुल मिलाकर के 8 पुरस्कार मिले। कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला ये हमारे देश का पहला राज्य था। बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की भी शुरुआत की गई है। सिडबी के साथ में मिलकर के एक स्टार्टअप फंड इन्होंने बनाया है। 2 यहाँ के मंत्री थे, कमला रानी वरुण और चेतन चौहान, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए, नवंबर 2020 में किस देश की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक शांति समझौता हुआ है? तो इसमें मध्यस्थता की रूस ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको याद होगा लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी, और इनके बीच में एक विवाद का क्षेत्र है जिसका नाम है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। मामला क्या है? मामला ये था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, यानी कि यूएसएसआर का विघटन होता है, और कुल मिलाकर के 15 देश नए बनते हैं। तो इन 15 देशों में से 2 देश आपके और थे, जिनमें से एक था आर्मेनिया और दूसरा था अजरबैजान। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों देशों की लोकेशन, यहाँ पर है आर्मेनिया और यहाँ पर है अजरबैजान, और ये वह क्षेत्र है जो आपको रेड एरिया में दिख रहा है, इसका नाम है नागोर्नो कराबाख रीजन। अब मामला ये था कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उस समय सोवियत संघ के द्वारा ये जो रीजन है वो दे दिया गया था अजरबैजान को, लेकिन यहाँ पर जो एथनिसिटी के लोग थे वो ईसाई थे, यानी कि क्रिश्चियन थे। तो ज़्यादातर इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार बताया जा रहा था आर्मेनिया का। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह ने कर दिया था हमारे देश में, लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि ये मुस्लिम आबादी वाला राज्य है, इसीलिए इसे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विवाद चल रहा था, और दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो रूस एक बार यहाँ पर बीच में आया
और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा यहाँ पर मध्यस्थता की गई और दोनों देशों के बीच में एक शांति समझौता कराया गया। तो ये जो शांति समझौता है उसमें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव शामिल हुए और आर्मेनिया के जो पीएम हैं निकोल पाशिनियान, इनके बीच में शांति समझौता कराया है रूस ने। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी आर्मेनिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी एरेवन में है और अजरबैजान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है बाकू में और ये आपको मिलेगा कैस्पियन सी। तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। बाकी कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं तो चीन देश ने अभी उनके यहाँ जो 57 लाख सैनिक सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी कि जो आर्मी के सिपाही रिटायर हो गए हैं, उनको और बेहतर सहायता देने के लिए एक नए कानून को स्वीकृति दी गई है। असम राज्य के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम था त्रिलोक्य दत्ता, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। हमारे देश के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष होता है बाल दिवस। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस में HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के विलय को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि जो आपका HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस है, अब इसने HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस को अपने अंदर शामिल कर लिया है, यानी कि दोनों का कार्यान्वयन अब HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि सेबी ने किसकी अध्यक्षता में मार्केट डेटा के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया, तो इस समिति की अध्यक्ष बनाई गई हैं माधवीपुरी बच। कौन है? माधवीपुरी बच इस समिति की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। और कल दिवाली का त्यौहार था तो हमारे यहाँ पर भी दिवाली थी, लेकिन सुबह सुबह ही एक बहुत ही खराब न्यूज आ गई हमारे लिए, यानी कि हमारे पड़ोस में ही एक दादी थी जिनका डेथ हो गया। तो इसी के कारण आप कह सकते हैं मेरी दिवाली पूरी बेकार हो गई थी और दिन भर काफ़ी ज़्यादा थकान होने के बावजूद भी मेरी कोशिश ये रही कि आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाए। तो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वह आपको इसी प्रकार से मिला करेगी। और आज छोटी दीपावली है तो आप सभी को एक बार फिर से छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।